बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही रम चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल आज जस्टिस में खुशामदीद। जैसे आपको पता है कि हम जो पिछले 2 लेक्चर से हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो हैं मुख्तलिफ पहलुओं को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें इसके नेचर और स्कोप को हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा जो है हमने आज जो है इसका तीसरा और उम्मीद करते हैं कि हमारा आखिरी लेक्चर हो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से मुतल्लिक, ताकि हम आगे से फिर दूसरे टॉपिक स्टार्ट कर सकें। तो शुरू करते हैं अब डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय स्कॉलर, जिसमें एवर जेनिंग की डेफिनेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। ठीक है, वेट एंड फोर्सेट की जो है ये डेफिनेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ विच डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। आगे किन कल्प डेवस की जो है ये डेफिनेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ दैट गवर्न्स द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज including especially the law governing judicial review of administrative action। SW और वाट की जो है the law relating to control of government power। सिक्वर्ड्स की है administrative law is the body of rules and regulation orders and decisions created by administrative agencies। ठीक है, ये हमने जो स्कॉलर्स हैं या 5 स्कॉलर्स जो हैं उसकी हमने जो डेफिनेशंस जो हैं वो यहाँ पे बयान कर दी हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे डिस्कस करेंगे मेन एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मेन एस्पेक्ट क्या है, मैंने यहाँ पर बहुत से सादा अल्फाज में और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये इसके तहरीर की हैं, जो कि आप एक मरतबा पढ़ेंगे तो ये आपको ज़हन नशीन हो जाएंगे। इतना तो मैं उम्मीद के साथ दावा कर सकती हूँ। ठीक है, आगे से अब चले शुरू करते हैं, मज़ीद वक़्त ज़ाया करने से बेहतर है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हैं उनकी एक्टिविटीज़ को जो है ये गवर्न करता है। ये हम पीछे से बेशहा मरतबा पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन भी तकरीबन वही है। ठीक है, जैसे ये द लॉ रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर्स हो गया, यानी कि इसकी डेफिनेशन का मकसद ही यही है कि गवर्नमेंट की पावर्स को जो कंट्रोल करना, यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ठीक है, यही जो है जैसे रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये देखिए सारा का सारा इन तकरीबन शुरू से हम पढ़ रहे। अब तो 2 लेक्चर्स के बाद तीसरा लेक्चर है जो कि अब जस्ट हम इसको एक गो थ्रू करेंगे। अच्छा, आगे जो है administrative governs the activities of administrative agencies of government, ensuring they operate within the bounds of law, follow proper procedures, and remain accountable to the public. Regulation and rule making. One of the primary aspects of administrative law is regulation and rule making, which involves the creation, amendment, and repeal of rules and regulation by government agencies। कहते हैं कि इसका जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो एक बुनियादी पहलू ये है कि वो रेगुलेशन करता है और रूल मेक बनाता है। यानी कि क्या इसका है, रेगुलेशन एंड रूल मेकिंग, जिसमें शामिल है क्रिएशन, अमेंडमेंट और रिपील ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो रूल्स बनाती भी हैं, उनको तरमीम भी करती हैं, उसको ख़त्म भी करती हैं और उनको रेगुलाइज भी करती हैं। ठीक है, ये इसका बुनियादी जो है फंक्शन है। दिस प्रोसेस बिगेन विद द नोटिस ऑफ प्रपोज रूल मेकिंग। ये जो प्रोसेस शुरू होता है NPRM के ज़रिए, यानी कि नोटिस ऑफ प्रपोज रूल मेकिंग के तरीके के ज़रिए शुरू होता है। वे एजेंसीज से पब्लिश प्रपोज रेगुलेशन, जहाँ पर एजेंसीज जो हैं वो प्रपोज रेगुलेशन जो है पब्लिश करती है इन द फेडरल रजिस्टर में एंड बाय पब्लिक मूवमेंट्स कमेंट्स। और पब्लिक के कमेंट्स जो हैं वो मांगती हैं कि हमें जो है वो पब्लिक कमेंट दे कि आया ये जो हम एक रेगुलेशन प्रपोज कर रहे हैं या जो हम उसको हम शाया करना चाह रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है कि नहीं है। ठीक है, द पब्लिक इज़ गिवन ए पीरियड, और पब्लिक को एक टाइम दिया जाता है इसके अपनी फीडबैक सबमिट करने के लिए। इसके अलावा जो है स्टेक होल्डर को भी जो उसको भी इसके बारे में उसको लो किया जाता है कि वो भी इसके बारे में पुट जो उनको भी इनपुट जो है मुहैया की जाती है। इसके बाद उनके जो कमेंट्स देखने के बाद उसके जो प्रपोज अमेंडमेंट्स रूल्स के ऊपर जो है तो एक फाइनल जो रूल है वो पब्लिश किया जाता है, जिसमें शामिल होता है कि विच इंक्लूड्स रिस्पॉन्स टू द कमेंट्स एंड द रेशनल फॉर एनी चेंजेस मेड।
ठीक है। रेगुलेशन मस्ट बी ऑथोराइज बाय लॉ, रीजनेबल एंड प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड एंड जस्टिफाइड टू मीट लीगल स्टैंडर्ड, यानी कि रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो कानून के जरिए हो, कानून के ऑथोराइज्ड हो, रीजनेबल हो, उसके प्रॉपर्ली के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन और जस्टिफिकेशन हो, टू मीट द लीगल स्टैंडर्ड को पूरा करती हो। ठीक है। आगे जो है एडजुडिकेशन, अदर की एस्पेक्ट इस एडजुडिकेशन, इसका दूसरा जो पहलू है वो एडजुडिकेशन है। एडजुडिकेशन के लफ्ज से आप पता चल रहा होगा कि एडजुडिकेशन मीन ऐसा जो अदालती हुक्म हो। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच एजेंसीज रिजॉल्व डिस्प्यूट, ऐसा प्रोसेस जिसके एजेंसीज जो है अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करती हैं। कंडक्ट हेयरिंग्स, जो हेयरिंग कंडक्ट करती हैं। एंड मेक डिटर्मिनेशन इन इंडिविजुअल केसेस, और जो इनफरादी केसों में डिटर्मिनेशन जो है वो देती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेयरिंग्स आर फॉर्मल प्रोसीडिंग सिमिलर टू कोर्ट ट्रायल, एडमिनिस्ट्रेटिव हेयरिंग की जो प्रोसीडिंग बिल्कुल उस कोर्ट ट्रायल से सिमिलर होती है, प्रेजाइडेड ओवर बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज। पार्टी इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट प्रेजेंट एविडेंस, जो जो पार्टीज होती हैं जो इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होती हैं वो प्रेजेंट एविडेंस प्रेजेंट करती हैं, मेक लीगल आर्गूमेंट्स देती हैं और विटनेसेस को कॉल करती हैं। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज होता है वो क्या करता है, इनिशियल डिसीजन देता है जो कि एविडेंस और आर्गूमेंट की जो हियरिंग के दौरान हुए होते हैं उसकी बिना के ऊपर जो है वो इनिशियल डिसीजन देता है। इसके बाद जो डिसीजन होता है वो एजेंसीज हेड उसको रिव्यू कर सकता है, या ये एपलेट बॉडी जो एजेंसी के अंदर ही होती है उसके ज़रिए जो है ये एपलेट बॉडी के ज़रिए भी रिव्यू हो सकता है। ठीक है। अगर उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता है बीइंग बाइंडिंग, ये फाइनल डिसीजन जो है बाइंडिंग होता है जब तक के द जो अनलेस अपील टू एक हाई अथॉरिटी, जब तक के लिए किसी हाई अथॉरिटी के जरिए अपील नहीं हो जाता, जैसे फेडरल कोर्ट, जैसे इसमें फेडरल कोर्ट शामिल है। ठीक है। जैसे जिस तरह हमारा कोई ऑर्डर होता है सिविल कोर्ट का, वो सिविल कोर्ट का ऑर्डर जो है वो एपलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास चला जाता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो है वो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास सिविल कोर्ट का ऑर्डर ना जाए तो फिर वो जो है वो सिविल कोर्ट का ऑर्डर ही फाइनल होगा। लेकिन अगर सिविल कोर्ट का ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज हो जाए तो वो सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग नहीं रहता है जब तक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर का जज का कोई फैसला ना आ जाए या उससे हायर कोर्ट्स का। ठीक है। बिल्कुल ये वही प्रोसेस है। आगे इन्फोर्समेंट इज आल्सो ए क्रूशियल कंपोनेंट रेफरिंग टू द मैकेनिज्म थ्रू विच एजेंसीज इंश्योर कंप्लायंसेस एंड रेगुलेशन, यानी कि ऐसा है कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ऐसे मैकेनिज्म को जो है वो रेफर करता है जिसके ज़रिए एजेंसीज जो हैं वो अपने जो ज़वाबत बनाती हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उनकी कंप्लायंस करवा सके। ये ऐसा ज़वाबत है। एजेंसी जो है वो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है मॉनिटर कंप्लायंस करने के लिए। ठीक है। यानी कि कंप्लायंस को मॉनिटर करने के लिए वो अपने क्या करती हैं, वो कंडक्ट करती हैं इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशंस विच में इन्वॉल्व, जिसमें शामिल है साइट विजिट शामिल है, रिव्यूइंग रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स हैं उसको रिव्यू करना, इंटरव्यूइंग विटनेसेस और विटनेसेस की इंटरव्यू करना। दे हैव द अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टीज आर ऑन वायलेटर्स सच एज फाइन, सैंक्शंस एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंसेस। तो उनको इख्तियार होता है कि वो उनके ऊपर जो है जो वायलेटर्स हैं उनके ऊपर पेनल्टीज या जुर्माने आयद कर सकते हैं, जैसे उनके ऊपर फाइन आयद करेगी, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएगी, उनके लाइसेंस कैंसिल कर देगी। ठीक है। ये सारे इनके एहतियात में शामिल है। इसके जो एडिशनली है कि एजेंसीज में प्रोवाइड कंप्लायंस असिस्टेंस टू हेल्प रेगुलेट एंटिटीज अंडरस्टैंड एंड एडहेयर टू रेगुलेशंस, ऑफरिंग गाइडेंस एंड रिसोर्सेज टू फैसिलिटेट कंप्लायंस। ठीक है। आगे जो इसके बाद में है जुडिशियल रिव्यू लॉज कोर्ट्स टू एग्जामिन द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज टू इंश्योर द कंप्लाई विद द लॉ, यानी कि जैसे वही जो है जो इसके ऊपर जो है एजेंसीज के ऊपर क्या होता है, जो इनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल जुडिशरी के लिए कंट्रोल होता है। ठीक है। तो दैट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू अलोज कोर्ट टू एग्जामिन द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज टू इंश्योर द कंप्लाई विद द लॉ, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो उसको उसके तमाम जो एजेंसीज के
एक्शन को यकीनी बनाते हैं कि वो कानून के मुताबिक हो। ठीक है, कोर्ट्स अप्लाई डिफरेंट स्टैंडर्ड्स व्हेन रिव्यूइंग एजेंसीज एक्शन। कोर्ट जो है मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड जो हैं वो अपनाती है जब वो एजेंसीज के किसी अमल को रिव्यू कर रही होती है। दे असेसेस वेदर एन एक्शन वाज आर्बिट्रेरी, कैप्रिशियस। इसके अलावा जो है ये असेसेस वेदर जो है वो असेस करती है कि वेदर जो एक एक्शन है वो आर्बिट्रेरी तो नहीं, सेप्रेशियस तो नहीं है, इसके अलावा एन अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन तो नहीं है, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और या वो ऐसा तो नहीं कि वो कानून के मुताबिक नहीं है। उसके अलावा वो एग्जाम करती है कि आया जो एजेंसीज के डिसीजन जो है वो किसी सब्सटेंशियल एविडेंस को रिकॉर्ड के मुताबिक जो सब्सटेंशियल एविडेंस है उसको भी सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं। ठीक है, अंडर द शेवरॉन डॉक्ट्राइन जो है, जो शेवरॉन डॉक्ट्राइन है, कोर्ट्स ऑफन डेफर टू एन एजेंसीज रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एम्बिगुअस स्टेटस दैट द एजेंसीज मिनिस्टर्स। ठीक है, कहते हैं कि जो शेवरॉन डॉक्ट्राइन के मुताबिक कोर्ट जो है वो डेफर करती है कि एन एजेंसीज रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्बिगुअस स्टेटस दैट द एजेंसी एडमिनिस्टर, कि जो एजेंसी जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं एम्बिगुअस स्टेटस को, उसकी रीजनेबल इंटरप्रिटेशन जो है वो उसको डेफर करती है। तो इसके जो जो शेवरॉन डॉक्टर है ना उसके यहाँ पे उसको बताया गया कि मैंने थोड़ी सी तफसील दी है कि शेवरॉन डॉक्ट्राइन क्या है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है, जो मैंने टेबल्स में जो लिखे होते हैं, इसका मकसद सिर्फ थोड़ी एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करना होता है। इसका मकसद ये नहीं होता है कि आप भी इसको पेपर्स में भी लिखे हैं। हाँ, अगर देखें, अगर आपके पास मवाद कम हो रहा है, टाइम और क्वेश्चन जो है आपको लंबा लिखना है तो फिर आप इसको इसमें एंट्री दे। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि इज ए प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट डायरेक्ट्स कोर्ट टू डेफर टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एम्बिगुअस स्टेटस दैट द एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग। ये वो ही चीज़ है जो यहाँ पे हमने जो लिखी है। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी वहाँ सिर्फ ये है कि हमने इसको थोड़ा इंटरप्रेट कर दिया है कि शेवरॉन डॉक्ट्रिन क्या है। बाकी जो इसमें जो हेल्ड हुआ था, जो कोर्ट ने जो भी इसमें डायरेक्शंस वगैरह दी थी, वो इसमें हमने ये शेवरॉन डॉक्ट्रिन में जो है ये हमने लिख दिया है। इफ़ द कोर्ट फाइंड्स एन एजेंसीज एक्शन अनलॉफुल, अगर कोई कोर्ट देखती है कि किसी एजेंसी का एक्शन गैर कानूनी है तो वो उस एक्शन को सेटिस्फाइड कर सकती है, रिमांड केस बैक एजेंसीज को केस वापस कर सकती है, और या कोई और अप्रोप्रिएट रेमेडी जो है वो भी मुहैया कर सकती है। अच्छा, इसका अगला जो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर फंडामेंटल टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो है ये फंडामेंटल है। ठीक है, इंश्योरिंग एजेंसीज एक्शन आर ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी एंड एजेंसीज आर आंसरेबल टू द पब्लिक एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज। ये यकीन दहानी बनाती है कि एजेंसीज एक्शन जो है वो पब्लिक की स्क्रूटी के लिए ओपन है, और एजेंसीज जो है वो आंसरेबल है टू द पब्लिक एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए। पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर इंश्योर्ड थ्रू सेवरल की मैकेनिज्म। पाकिस्तान में जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये यकीनी बनाती हैं कि कई किस्म के सेवरल की मैकेनिज्म के जरिए। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ग्रांट्स द पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये पब्लिक को मुहैया करता है असेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, क्या उसको असेस देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन के असेस देता है किसके बारे में, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में। प्रमोटिंग openness in administration, agencies are required to conduct meetings that are open to the public, providing prior notice and making agendas and minutes available. Additionally, agencies must report their operations, expenditures, and performance to oversight bodies, including parliamentary committee and other entities tasked with monitoring government activities. The oversight mechanism helps ensure that agencies operate efficiently and adhere to legal and ethical standards.
ठीक है, यानी कि ये वही सारा का सारा बताया हुआ है कि पाकिस्तान में जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ज़रिए, वो उसका मेकनिज़म क्या है। ठीक है, यानी कि वही है कि ये पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर जो है पूरा चेक होगा और देखने के लिए कि क्या वो जो इक़दाम कर रही हैं वो कानून की हदूद में रह के कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको लेजिस्लेचर के ज़रिए भी चेक है, जुडिशरी के ज़रिए भी चेक है। तो द ओवरसाइट mechanisms help ensure that agencies operate efficiently and adhere to legal and ethical standards। ठीक हो गया। इसके बाद ये कहते हैं इन शॉर्ट में हम इसको मुख्तसरन अगर ये समझे क्वेश्चन सिर्फ यही है तो फिर ये नीचे इन शॉर्ट में आ जाए, अदरवाइज इन शॉर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ensures that agencies operates within their legal boundaries, follow established procedures and remain transparent and accountable, thus upholding the principle of justice and public trust in government operations। ठीक है, यानी कि ये उन्होंने इसका लुब्बे लबाब जो है जितना हमने ऊपर डिस्कस किया है ये सारा उन्होंने इसका मुख्तसरन जो है ये हमने इसका लुब्बे लबाब यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा ये मैंने अगर आप इसको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पे तैयार कर रहे हैं तो ये आप इसको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पर ये तैयार हो जाएगा मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। लेकिन अगर ये एक फुल क्वेश्चन आ रहा है और फुल क्वेश्चन में आपने इसको मुख्तसरन तहरीर करने हैं तो मुख्तसरन तहरीर के लिए ये मैंने उसको एक समराइज करके रेगुलेशन एंड रूल मेकिंग, एडजुडिकेशन, इन्फोर्समेंट, जुडिशियल रिव्यू एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये मैंने जो 5 और टेबल्स में ये दे दिए हैं ताकि अगर आपने इसको मुख्तसरन लिखना है, तहरीर करना है तो ये आप इसको मुख्तसरन तहरीर कर लें। ठीक है, आगे से एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हो गई, फेडरल कमीशन कम्युनिकेशंस कमीशन हो गया, स्क्रूटनीज एंड एक्सचेंज कमीशन हो गया, एनवायरमेंटल रेगुलेशन हो गया, टैक्स इन्फोर्समेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं इसकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की एग्जांपल है। जैसे इसके बाद जो है आगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए यानी कि ये जैसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए क्रूशियल इन इंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट एजेंसीज ऑपरेट effectively and fairly while protecting public interest and individual rights। अब यहाँ पर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से मुतल्लिक है, ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट है इसको हमने बोल्ड कर दिया है ताकि आप इसको पढ़ लें। एंड हियर आर सम डेफिनेशन फ्रॉम द नोटेबल स्कॉलर्स, वो तो हमने इनके पीछे हमने शायद बयान कर दी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये कॉमन थीम्स हैं, रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो गया, प्रोसीजर्स एंड पावर्स हो गया जिसमें इसका कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी हो गया। ठीक है, ये इसके क्या है, ये कॉमन थीम्स हैं इसमें। इसके अलावा जो है ये की जो है केस लॉ जो हैं पाकिस्तान से वो कुछ हमने यहाँ पर रेफ़र किए हैं कि बाज़ का कहा जाता है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो है इसको विद द रेफरेंस ऑफ द 2 केस लॉज या 3 केस लॉज के साथ इसको रेफ़र करें। लेकिन मैंने यहाँ पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस एतजाज़ एहसन का केस जो है वो रेफ़र किया है, मिस बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का केस रेफ़र किया है, हाजी सैफुल्लाह खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का केस रेफ़र किया है, चौधरी शुजात हुसैन वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का केस जहाँ पे हमने रेफ़र किया, इमरान खान वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस हमने यहाँ रेफ़र किया है। इसके सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 6 केसेस जो हैं ये हमने यहाँ पर रेफ़र कर दिए हैं। इनमें से जो आपको ईजी लगे वो आप जो है वो उसको आप वहाँ पे एलेबोरेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप तहरीर कर सकते हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो है ये 6 केस लॉज हैं। किस प्रिंसिपल फ्रॉम अबव स्टेटेड केस लॉज, इन जो सारे केस लॉ हैं इनके की प्रिंसिपल क्या थे, वो है नेचुरल जस्टिस है, जुडिशियल रिव्यू है, लीगलिटी एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है। इसके बाद ये हमने इस पर कंक्लूजन एक लिख दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन पाकिस्तान प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंटल एजेंसीज, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, fairness and transparency. It protects individual rights against arbitrary administrative action and facilitates effective governance through various landmark cases. Pakistani courts have reinforced the principles of natural justice, judicial review, legality, and non-arbitrariness, and contributed to the development of the robust administrative law framework. This ensured that administrative action are lawful, reasonable, and aligned with the principles of good governance and rule of law.
ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया। ये पूरा जो है ये एक लेक्चर है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को इसके नोट्स की ज़रूरत हो तो वो जो है मुझे व्हाट्सएप कर दे मैसेज। उसके ज़रिए जो है व्हाट्सएप हमारा एक ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो हमें इसके नोट्स के लिए भी हमें आराम से रब्ता कर सकते हैं। हम उनको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक जो है मेरे जो इसको लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।